आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछली बार जिस टॉपिक को कवर किया था उस पे हम लोगों ने इक्वालिटी को ख़त्म करने के पश्चात इमीडिएटली न्याय के ऊपर चर्चा की थी। न्याय का अर्थ क्या है और न्याय के विभिन्न प्रकार या आयाम, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ जस्टिस कौन कौन से हैं, जिसमें हम लोगों ने लीगल फॉर्मल जस्टिस की बात की थी, कानूनी औपचारिक न्याय की बात की थी, हम लोगों ने औपचारिक न्याय की भी बात की थी, हम लोगों ने प्राकृतिक न्याय की भी बात की थी और प्रक्रियात्मक और तात्विक न्याय की भी बात की थी। पर देखिए, विशेष रूप से आज के लेक्चर में मैं प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय पर गौर करना चाहूँगा और इस पर डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात हो उसमें, या सिविल सर्विसेज की भी बात हो, तो अमूमन उस पर प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इवन यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आपको इस पे बहुत सारे प्रश्न दिखाई देंगे। तो आज हम लोग प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय, आई मीन द प्रोसीजरल जस्टिस एंड द सब्सटेंटिव जस्टिस, वी विल try to understand the difference between these two concepts of justice and the Rawls theory of justice। यानी जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसमें रॉल्स ने न्याय के बारे में क्या कहा है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रक्रियात्मक न्याय बनाम तात्विक न्याय पे मैं अलग से इसलिए चर्चा करने जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आजकल सभी विश्वविद्यालयों में अक्सर इसके ऊपर प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इवन सिविल सर्विसेज में भी इसके ऊपर बहुत प्रश्न पूछा जाता है। यूजीसी नेट के ऊपर भी इसके ऊपर बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं प्रक्रियात्मक न्याय बनाम तात्विक न्याय, प्रोसीजरल जस्टिस एंड द डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंटिव जस्टिस। देखिए, सामाजिक जीवन में न्याय को किस प्रकार से लागू किया जाएगा, इस विषय को लेकर के समकालीन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत हमें प्रक्रियात्मक और तात्विक यानी प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव जस्टिस के जो सपोर्टर्स हैं उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, विचारों का मतभेद दिखाई देता है। देखिए, साधारणतः न्याय के दो स्वरूप दिखाई देते हैं। पहला, प्रत्येक व्यक्ति को वह सब कुछ दिया जाना चाहिए जो उसका उचित हक बनता है, जो उसका अधिकार है, जो उसका ड्यू राइट है। और दूसरा, सजा के माध्यम से या क्षतिपूर्ति के माध्यम से यानी पनिशमेंट के थ्रू या रिड्रेसल के थ्रू भी न्याय को दिया जा सकता है। देखिए, प्रक्रियात्मक न्याय, प्रोसीजरल जस्टिस, कानूनी प्रक्रिया में निष्पक्षता के विचार की तरफ संकेत देता है। ये पार्शियलिटी पे, इम्पार्शियलिटी पे बहुत जोर देता है और कोशिश करता है कि लोगों के मध्य झगड़ों को सुलझाया जाए और लोगों के बीच जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है या जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, उनका उचित बंटवारा लोगों के बीच में किया जाए। क्योंकि देखिए, आप सभी जानते हैं वस्तुएं कम हैं, सुविधाएं कम हैं और चाहने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए लोगों के बीच में संघर्ष और टकराव का होना भी बहुत स्वाभाविक है। यहाँ पर प्रक्रियात्मक न्याय कानूनी प्रक्रिया में निष्पक्षता की तरफ संकेत देता है। ये लोगों के मध्य झगड़ों को सुलझाता है और संसाधनों के उचित बंटवारे का समर्थन करता है। देखिए, प्रक्रियात्मक न्याय यह मानता है कि समाज में जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, लाभ है, शक्ति के पद हैं, अवसर हैं, इन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आवंटन की प्रक्रिया बहुत न्यायपूर्ण होनी चाहिए। यदि आपकी प्रक्रिया न्यायपूर्ण है और उसके पश्चात किसको क्या मिलता है या किस व्यक्ति के हिस्से में क्या आता है, इस पर कोई डिबेट और डिस्कशन नहीं किया जाना चाहिए, इस पर कोई भी चर्चा और विवाद नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, प्रोसीजरल जस्टिस के सपोर्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है, हेयक का नाम आता है, मिल्टन फ्रीडमैन का नाम आता है और रॉबर्ट नॉजिक का नाम विशेष रूप से आता है। देखिए, प्रक्रियात्मक न्याय का संबंध उन निर्णयों को लेना होता है जिसके माध्यम से समाज में अधिकारों को लेके, कर्तव्यों को लेके और भौतिक पदार्थों का न्यायपूर्ण वितरण किया जा सके। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि चूंकि वस्तुएं कम हैं और चाहने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसलिए प्रक्रियात्मक न्याय एक ऐसी निष्पक्ष प्रक्रिया पर जोर देता है जिसके माध्यम से लोगों के बीच प्राथमिक वस्तुओं का, अवसरों का, भौतिक पदार्थों का, अधिकारों का, अवसरों का एक न्यायपूर्ण वितरण किया जा सके। ठीक इसके विपरीत अगर तात्विक न्याय की बात करूं, इस पर मैं डिटेल से अभी जाऊंगा, अभी छोटा सा एग्जिस्ट दे रहा हूं कि क्या डिफरेंस है प्रक्रियात्मक और तात्विक न्याय में। देखिए, तात्विक न्याय को पर्यायवाची शब्द इसका और है सत्तावाचक न्याय। इसे सामाजिक आर्थिक न्याय भी आप समझ सकते हैं। तात्विक न्याय
कानून की व्यवस्था में सजा और क्षतिपूर्ति की भी बात करता है। और इस न्याय का संबंध, स्पेशली प्रक्रियात्मक न्याय की अगर बात करूं, तो यह स्वेच्छाचारी व्यवहार को नियंत्रित करना चाहता है और कानूनों को निष्पक्षतापूर्ण ढंग से लागू करने की बात करता है। इसी को प्रक्रियात्मक न्याय भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने संकेत दिया था कि प्रक्रियात्मक न्याय कानूनी प्रक्रिया में निष्पक्षता के विचार की तरफ संकेत देता है, जो लोगों के मध्य झगड़ों को सुलझाए, संसाधनों का उचित बंटवारा करे। देखिए, सामाजिक जीवन में नॉलेज के इम्प्लीमेंटेशन को, सामाजिक जीवन में ज्ञान का प्रसार और उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाए, इसको लेकर के प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय के मध्य हमें मौलिक अंतर दिखाई देता है। देखिए, प्रक्रियात्मक न्याय को आप न्याय के पूर्व की प्रक्रिया के तौर पे समझ सकते हैं और सत्तावाचक न्याय या तात्विक न्याय को आप सामाजिक आर्थिक न्याय के रूप में भी समझ सकते हैं। प्रक्रियात्मक न्याय मानता है कि मूल्यवान वस्तुओं, सेवाओं, लाभों इत्यादि का आवंटन न्यायपूर्ण प्रक्रिया से होना चाहिए और इसके पश्चात किस व्यक्ति को क्या मिलता है, किसके हिस्से में क्या आता है, इस पर कोई भी चर्चा या विवाद नहीं होना चाहिए। ठीक इसके विपरीत जो सब्सटेंटिव जस्टिस है, सत्तावाचक न्याय के समर्थक है, मानते हैं कि इन लाभों, वस्तुओं और सेवाओं के वितरण की व्यवस्था न्यायपूर्ण होनी चाहिए और चाहे इसके लिए इसके डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में ही कोई भी आवश्यक समायोजन क्यों ना करना पड़े। यानी ये निष्पक्ष प्रक्रिया के साथ साथ कहता है कि यदि निष्पक्ष प्रक्रिया के बावजूद भी लोगों को ठीक से न्याय नहीं मिल पा रहा, अधिकार नहीं मिल पा रहे, अवसर का मौका नहीं मिल पा रहा, तो जो न्याय के डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है, जो न्याय के आवंटन की प्रक्रिया है, उसमें भी यदि कोई आवश्यक समायोजन करना पड़े तो वो भी किया जाना चाहिए। देखिए, जहां प्रक्रियात्मक न्याय का स्वरूप लीगल फॉर्मल जस्टिस से मिलता है, वहीं तात्विक न्याय का विचार सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय से मिलता है। मैं यहां पर तुरंत एक चीज रिपीट करके आगे बढ़ना चाहूंगा। देखिए, सामाजिक न्याय से अभिप्राय होता है समान सामाजिक अधिकार। एक देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव उस व्यक्ति के साथ ना किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक अधिकार, इक्वल सोशल राइट्स, आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए समान सामाजिक अधिकार दिए जाने चाहिए। इसीलिए प्रक्रियात्मक न्याय का कहना है, राज्य का काम यह देखना है कि कोई भी व्यक्ति या वर्ग या समुदाय छल से या बल से या फिर शक्ति के माध्यम से किसी भी दूसरे वर्ग को या समुदाय को कोई क्षति या हानि ना पहुंचाए। और इस विचारधारा के अंतर्गत मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार की तुलना हम एक रेस कंपटीशन, दौड़ प्रतियोगिता से भी कर सकते हैं, जिसमें कौन आगे रहेगा और कौन पीछे रहेगा, इस बारे में पहले से कोई भी अवधारणा नहीं बनाई जानी चाहिए। देखिए, प्रक्रियात्मक न्याय बाजार अर्थव्यवस्था के नियमों को मानवीय व्यवहार का प्रमाण मानता है। समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रक्रियात्मक न्याय जो बाजार अर्थव्यवस्था के नियम है। देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था के नियम कहते हैं कि सरकार को या राज्य को बाजार को स्वचालित होने देना चाहिए, बाजार पे कोई भी नियंत्रण नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति के नियम के अनुसार संचालित होती रहनी चाहिए और सरकार को इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं करना चाहिए या जहां रिक्वायर्ड हो बस उतना ही करना चाहिए। तो प्रक्रियात्मक न्याय बाजार अर्थव्यवस्था के नियमों को मानवीय व्यवहार का एक प्रमाण मानता है, आधार मानता है, इसको आवश्यक मानता है। और प्रक्रियात्मक न्याय का कहना है कि जो मार्केट मैकेनिज्म है, बाजार तंत्र है, वो अपने आप में उत्पादन के तत्वों को आकर्षित करने और उनके बेहतरीन इस्तेमाल की परिस्थितियों को स्वयं पैदा कर सकता। इसलिए सरकार या राज्य किसी भी कृत्रिम सामाजिक नीति के माध्यम से, यहां पर आर्टिफिशियल सोशल पॉलिसी का मतलब है चाहे वो अफर्मेटिव एक्शन हो, चाहे वो डिफरेंस प्रिंसिपल हो, चाहे वो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन हो, यानी सकारात्मक कार्यवाही के माध्यम से, भेदमूलक संरक्षण के माध्यम से या भेदमूलक न्याय के माध्यम से, इस प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा और मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, सकारात्मक कार्यवाही का मतलब होता है जब सरकार समाज के कमजोर वर्गों की भलाई के लिए थोड़ा सा सकारात्मक कार्यवाही करती है। जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सभी गर्ल स्टूडेंट्स को 1% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, ये एफर्मेटिव एक्शन है। और देखिए, सरकार यदि कोई भी काम
तर्क संगत आधार पर करती है, और वे लोग जो हाशिए पर हैं, कमज़ोर हैं, या जिनका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान में कमी है। यदि आप स्त्री और पुरुष का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देखें तो आज भी स्त्रियों का एजुकेशनल पार्टिसिपेशन, शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है वो पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है। और ये सरकार का एक सकारात्मक कार्यवाही है जिसके माध्यम से वो गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहती है। वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही बॉयज़ के साथ, वो केवल एक प्रोटेक्टिव एफर्मेटिव एक्शन कर रही है ताकि स्त्रियों को, लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में उनका प्रतिशत और उनकी सहभागिता को बढ़ाया जा सके। इसी तरीके से एक भेदमूलक संरक्षण होता है, उसका मतलब भी लगभग यही होता है। और एक भेदमूलक न्याय होता है जिसको जॉन रॉल्स ने एक्सप्लेन किया था। और भेदमूलक न्याय में जॉन रॉल्स का कहना था कि सरकार की ऐसी किसी भी नीति, योजना या सार्वजनिक नीति का सहयोग या समर्थन इस आधार पर किया जा सकता है यदि उस नीति से, योजना से या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से समाज के कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति का भी, लीस्ट एडवांटेज लोगों का भी ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम बेनिफिट मिल सके, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। देखिए, प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थकों में या प्रवर्तकों में हर्बर्ट स्पेंसर, हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और ये सभी विचारक, याद रखिएगा, व्यक्तिवादी विचारक हैं जिनका मानना है कि सरकार और राज्यों को हमारे व्यक्तिगत जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम स्वतंत्रता, मैक्सिमम लिबर्टी, minimum interference. That's why all individuals are saying that that state is best, who is a minimal state, who will act like a police state and who will not interfere in our individual activities. जो हमारे व्यक्तिगत गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करे, हमें अधिक से अधिक स्वतंत्रता दे, यानी न्यूनतम राज्य की संकल्पना सभी व्यक्तिवादियों ने दी थी। और इसी अवधारणा को ध्यान में रख के इन्होंने प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन किया है। देखिए, इसके विपरीत यदि मैं सत्तावाचक न्याय की बात करूं या प्रक्रियात्मक न्याय की भी बात करूं तो जॉन रॉल्स और मैकफर्सन, ये दो ऐसे विचारक हैं जिन्होंने प्रक्रियात्मक न्याय को सामाजिक न्याय के सिद्धांत के साथ मिलाकर न्याय का एक विस्तृत सिद्धांत प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति इत्यादि किसी भी आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव का विरोध करता है और समाज में सभी मनुष्यों की एक समान गरिमा को, इम्पोर्टेंस को, तवज्जो, महत्व देता है। देखिए, प्रक्रियात्मक न्याय ये मानकर चलता है कि बाजार अर्थव्यवस्था को यदि हम अपने व्यवहार का, मानवीय व्यवहार का आदर्श आधार मान ले और सबके लिए समान नियम बना दें तो सभी मनुष्य स्वयं में पारस्परिक संबंधों को न्यायपूर्ण ढंग से एडजस्ट, समायोजित कर लेंगे और सरकार को इस प्रक्रिया में कोई इंटरफेयर, कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसी विचार का अनुसरण करते हुए हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि सरकार को अयोग्य लोगों की कोई सहायता नहीं करनी चाहिए। ठीक इसी विचार को हेयक ने भी कहा था कि सरकार को समाज कल्याण के उद्देश्य से बाजार अर्थव्यवस्था का नियंत्रण का विचार छोड़ देना चाहिए। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने एक थ्योरी दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की भी थ्योरी दी थी, और उसमें उसका कहना था कि सरकार को कोई भी सोशल वेलफेयर का काम नहीं करना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति या कोई भी नागरिक स्वयं अपने आप में सक्षम नहीं है अपने जीवन को संचालित करने में, तो सरकार या राज्य को उनके लिए कोई वेलफेयर पॉलिसी, स्टेट को कोई वेलफेयर पॉलिसी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को मरखप जाने दिया जाना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए कोई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत नहीं की जानी चाहिए। ठीक इसी तरीके से हेयक का भी कहना था कि देखिए, समाज कल्याण के उद्देश्य को बाजार अर्थव्यवस्था के विचार पर ही छोड़ देना चाहिए। देखिए, इसके साथ ही मिल्टन फ्रीडमैन का भी कहना था कि जो प्रतिस्पर्धी पूंजीवाद है, जो कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म ही मुक्त विनिमय अर्थव्यवस्था को सहारा देता है, इसलिए सरकार को केवल वही काम अपने हाथ में लेना चाहिए जिन्हें बाजार अर्थव्यवस्था नहीं संभाल सकती, और सरकार को मानव कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और बाजार के नियंत्रण से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार रॉबर्ट नॉजिक की भी चर्चा करना चाहूँगा।
देखिए, रॉबर्ट नॉजिक ने तर्क दिया था कि राज्य का मुख्य काम केवल हमारी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी करना है, केवल हमारी संपत्ति को सुरक्षा देना है, रक्षा करना है, और राज्य का कार्य केवल एक पुलिस राज्य की भांति होना चाहिए, पुलिस स्टेट की भांति होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की, एडम स्मिथ ने लेसेस-फेयर थ्योरी की बात की, रॉबर्ट नॉजिक पुलिस स्टेट की बात कर रहा है। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से रखिएगा, कल को यूजीसी नेट में यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी कि किस विचारक ने पुलिस राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो वहाँ पे इमीडिएटली आपको क्लिक होना चाहिए कि राज्य की भूमिका को लेकर नॉजिक ने कहा था कि राज्य का काम केवल एक पुलिस स्टेट की तरह होना चाहिए और राज्य को कोई पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं करना चाहिए, केवल उसको दो काम करने चाहिए। नंबर 1, बाह्य आक्रमण से देश को सुरक्षा प्रदान करना, और दूसरा, आंतरिक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, टू प्रोटेक्ट अ स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन देयर कंसर्न स्टेट। इसलिए नॉजिक का कहना था कि समाज में कोई भी संपत्ति यदि उत्पादन और स्वैच्छिक हस्तांतरण के द्वारा प्राप्त होती है तो वो बेस्ट है, और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यदि कोई इनइक्वालिटी आती है, कोई विषमता पैदा होती है, तो सरकार उसे वितरण के स्तर पर बदलने का प्रयास ना करे। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। नॉजिक का यह कहना था कि देखिए, यदि हम अपनी कोई भी संपत्ति मेहनत से अर्जित करते हैं, कोई उत्पादन के थ्रू अर्जित करते हैं, या स्वैच्छिक हस्तांतरण से कोई अपनी संपत्ति यदि हमें देता है, उसके बाद यदि संपत्ति को लेकर के, धन को लेकर के, आर्थिक संसाधनों को लेकर के कोई विषमता पैदा होगी, तो सरकार उसे डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पर, यानी सरकार कहेगी कि नहीं, पब्लिक वेलफेयर मुझे करना है, तो मैं चलिए थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन गरीबों के बीच में भी कर दूं। तो इनका कहना था कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। राज्य को नागरिकों की संपत्ति को रिडिस्ट्रीब्यूट करना, जो नागरिकों की संपत्ति का जो पुनर्वितरण है, उसकी कोई शक्ति राज्यों को प्राप्त नहीं है। याद रखिएगा, ये सभी विचारक, हेयक, हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट नॉजिक, ये सभी व्यक्तिवादी विचारक थे, और इन सभी व्यक्तिवादी विचारकों का ये मानना था कि सरकार को, राज्यों को कोई भी सोशल वेलफेयर पॉलिसी या सोशल वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपना भला करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए किसी भी प्रकार का रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम थ्रू सोशल वेलफेयर पॉलिसी, समाज कल्याण नीतियों के माध्यम से कोई भी पुनर्वितरण कार्यक्रम लागू नहीं करना चाहिए। केवल प्रक्रियात्मक न्याय का सहारा लेते हुए जो उचित प्रक्रिया है उसको निर्धारित कर दो, और उसके बाद किसी भी व्यक्ति के हाथ में क्या आता है, इस पर कोई डिबेट और डिस्कशन नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट मैं डिस्कस करना चाहूँगा सब्सटेंटिव जस्टिस के ऊपर। थोड़ा सा ध्यान से इस इमेज को देखिएगा जो पीपीटी में आपको डिस्प्ले हो रहा है। देखिए, तात्विक न्याय या सत्तावाचक न्याय, इंग्लिश में सब्सटेंटिव जस्टिस का मतलब होता है सामाजिक आर्थिक न्याय। अगर आप पिक्चर में ध्यान से देखें तो किसी का हाइट लंबा है, किसी का हाइट थोड़ा छोटा और किसी का हाइट बहुत छोटा है। इसी तरीके से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, कोई बहुत अमीर हो सकता है, कोई मिडिल इनकम ग्रुप हो सकता है, और कोई लोअर इनकम ग्रुप हो सकता है। और आज तो बिलो पॉवर्टी लाइन भी एक कंसेप्ट है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी एक विचार है। कहने का मतलब ये है कि तात्विक न्याय के समर्थकों का मानना है कि मूल्यवान वस्तुओं को लेके, सेवाओं को लेके, लाभों को लेकर के किसी भी प्रकार का आवंटन यदि किया जाता है तो उसमें सोशल वेलफेयर पॉलिसी को ध्यान में रखा जाना बहुत आवश्यक है। और यदि सामाजिक न्याय को ध्यान में रख के या सामाजिक आर्थिक न्याय को ध्यान में रख के किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता है तो वो भी की जानी चाहिए, ताकि जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं हैं, प्राथमिक वस्तुएं हैं, उनका आवंटन, वितरण यानी एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिफाइबल हो सके, न्यायपूर्ण हो सके। इसलिए तात्विक न्याय का विचार कहीं ना कहीं हमें सामाजिक न्याय की तरफ, सोशल जस्टिस की तरफ लेके चला जाता है। देखिए, प्रक्रियात्मक न्याय के विपरीत तात्विक न्याय के समर्थकों ने मूल्यवान वस्तुओं को लेकर, लाभों को लेकर और सेवाओं को लेकर आवंटन के उद्देश्यों पर जोर देते हुए कहा था
कि लोगों के बीच में जो प्राथमिक वस्तुओं का आवंटन है, यदि उसमें कोई आवश्यक समायोजन आवश्यक हो तो वो भी सरकार को करना चाहिए, ताकि सभी मूल्यवान वस्तुएं, जिसे जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत में प्राथमिक वस्तुओं का वितरण कहा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड कहा था जॉन रॉल्स ने, उसका आवंटन न्यायपूर्ण हो। देखिए, तात्विक न्याय का विचार चूंकि सामाजिक न्याय के नजदीक आता है, और इस बारे में मैं एक जिक्र करना चाहूंगा। थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में जॉन रॉल्स ने किताब लिखी थी, और उसमें उसने प्रक्रियात्मक न्याय के 3 स्वरूपों को स्पष्ट किया था, परंतु उसने अपने न्याय के सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, ये ध्यान से सुनिएगा, प्योर प्रोसीजरल जस्टिस की संज्ञा दी थी। यह भी बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में कि जॉन रॉल्स ने जो न्याय का सिद्धांत दिया था वो क्या था, पूर्ण प्रक्रियात्मक था, शुद्ध प्रक्रियात्मक था, या अपूर्ण प्रक्रियात्मक था। तो आप याद रखिएगा, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, प्योर प्रोसीजरल जस्टिस की संज्ञा दी थी, और न्याय की प्राथमिकताओं को निश्चित करने के बाद उसने ये 3 न्याय के स्वरूपों की चर्चा की थी। पहला, पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, कंप्लीट प्रोसीजरल जस्टिस। दूसरा, इनकम्प्लीट प्रोसीजरल जस्टिस यानी अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय। और तीसरा, प्योर प्रोसीजरल जस्टिस यानी शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। देखिए, जॉन रॉल्स इन 3 प्रकार के न्यायों में भेद करने की कोशिश करते थे। उनका कहना था, थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, जो पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय है उसमें वो कहता है कि पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय में केवल निष्पक्ष प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है, यानी पूरे तरीके से केवल प्रक्रियात्मक न्याय पर ही जोर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर जो अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय है यानी इनकम्प्लीट प्रोसीजरल जस्टिस, इसमें कुछ खास प्रकार के पैरामीटर्स पर फोकस किया जाता है, कुछ खास प्रकार के मानदंडों को स्थापित किया जाता है और उसके अनुसार न्याय करने की कोशिश की जाती है। और जॉन रॉल्स कहता है जो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय है उसमें निष्पक्ष प्रक्रिया के साथ साथ उचित और तर्कसंगत मानदंडों को भी अपनाया जाता है। दूसरा अंतर इसने किया था, वो कहता है पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय केवल योग्यता पर बल देता है और अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय केवल आवश्यकता पर बल देता है। और प्योर प्रोसीजरल जस्टिस यानी शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय आवश्यकता पर भी बल देता है और योग्यता पर भी बल देते हुए सामाजिक न्याय के विचार को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तीसरा अंतर इन्होंने किया था जॉन रॉल्स ने कि जो पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय है वो केवल प्रगति पर ज्यादा जोर देता है, विकास पर ज्यादा जोर देता है, और अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय सामाजिक न्याय पर बल देता है, जिसे आप तात्विक न्याय भी समझ सकते हैं। और उसने खुद के न्याय सिद्धांत को कहा था प्योर प्रोसीजरल जस्टिस, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। उसने कहा था इसमें प्रगति और न्याय दोनों पर बल दिया जाता है। देखिए, जॉन रॉल्स ने अपने वितरणात्मक न्याय के माध्यम से मूल्यवान वस्तुओं में यानी अवसरों को, लाभों के आवंटन की प्रक्रिया पर जोर दिया था ताकि बेहतरीन तरीके से इनका लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। अंत में देखिए, थोड़ा सा बताना चाहूंगा, प्रक्रियात्मक न्याय के विपरीत यदि हम सत्तावाचक न्याय की बात करें तो प्रक्रियात्मक न्याय के विपरीत सत्तावाचक न्याय का विचार समकालीन समाजवाद के निकट से जुड़ा हुआ है, यह सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। और सामाजिक न्याय के सभी समर्थकों का मानना है कि जब तक समाज में संपूर्ण सामाजिक संपदा जो कंप्लीट सोशल प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, उत्पादन के साधन हैं और सामाजिक जीवन से प्राप्त होने वाले जो लाभ है उनके वितरण पर नियंत्रण स्थापित नहीं करता, जब तक न्याय को या न्याय के वितरण को न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। और आर्थिक विषमता में यानी खुली प्रतिस्पर्धा कुछ ऐसी विषमताओं को बल देती है जिसमें गरीब, कमजोर हार जाता है, वो अपनी शर्तों पर काम नहीं कर पाता। और अंत में आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, देखिए प्रोसीजरल जस्टिस उचित प्रक्रिया पर जोर देती है, योग्यता पर केंद्रित होती है और कानूनी औपचारिक न्याय पर यानी सामाजिक न्याय से दूर कानूनी औपचारिक न्याय पर जोर देती है। ठीक इसके विपरीत जो सब्सटेंटिव जस्टिस है, तात्विक न्याय है, वो सामंजस्य का समर्थन करता है। वो कहता है लोगों के बीच संसाधनों के आवंटन में यदि कुछ एडजस्टमेंट भी करने पड़े प्रोसेस के अंदर तो वो भी कर लो, कोई बात नहीं, पर जो व्यक्ति मुख्य धारा में पीछे छूट गया है उसको भी आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलना चाहिए। यह आवश्यकता और योग्यता पर केंद्रित करता है और ये सामाजिक न्याय पर भी जोर देता है। धन्यवाद।